हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर का नेम आप देखो, अपशिष्ट जल की कहानी। ठीक है, अपशिष्ट यानी कि जो गंदा जल होता है, ठीक है, जो गंदा पानी होता है, उसकी हमारे पास एक स्टोरी दी थी इस चैप्टर के अंतर्गत और हमने चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप पहले चैप्टर समझो। और अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो कोई यहाँ पर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर भी समझा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है, अभ्यास प्रश्न 1 है। देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए हैं। जल को स्वच्छ करना डैश को दूर करने का प्रक्रम है। अब देखो, जल को जब आप स्वच्छ कर रहे हो तो आप उसमें से किस चीज को दूर कर रहे हो। ठीक है, क्या चीज आप जल में से हटा रहे हो? संदूषक। देखो यहाँ पर संदूषक यानी कि आप इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जो उसको गंदा बना रहे हैं, या फिर एक तरह से आप मान के चलो, सिंपल भाषा में हम कहेंगे गंदगी को हम अलग कर रहे हैं। ठीक है, घरों द्वारा यहाँ पर देखो निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो यहाँ पर आपके पास वाहित मल। ठीक है, अगला आप देखो, शुष्क डैश का आयोग उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अब शुष्क क्या? देखो यहाँ पर है आपंक। ठीक है, जो सूखा सा होता है आपंक टाइप का। ठीक है, उसका इस्तेमाल क्या के लिए करते हैं? हम खाद के रूप में करते हैं। नालियां डैश और डैश के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। किस चीज के द्वारा? तेल और वसा के द्वारा। अब देखो, आपके जैसे जहाँ पर आपका किचन है उसमें सिंक होगा। ठीक है, जब आप उसमें ऑयली बर्तन या जिनमें तेल लगा होता है उन बर्तनों को जब आप उसमें साफ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, नाली जो पाइप होता है, ठीक है, जो सेवेज होती है, जो पाइप आपको देखा होगा उसके नीचे से जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें इस अब तेल है जो फैट्स है, इसके कारण वहाँ पर चिपचिपा बन जाता है और जो गंदगी है वहाँ पर अटक जाती है, जिसके कारण उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, रोक लग जाती है पाइप में। अब देखो प्रश्न 2 है हमारे पास, वाहित मल क्या है? ठीक है, अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ऊपर हमने वर्ड देखा। और अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है? यानी कि उनको नदियों समुद्रों में डालना हानिकारक क्यों है, आपको समझाना है। तो देखो, वाहित मल घरों, उद्योग, फैक्ट्रीज, ठीक है, अस्पतालों, हॉस्पिटल, जो कार्यालय और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। ठीक है, अब देखो, जो घर में हम जितने भी काम करते हैं उसमें जो गंदगी निकलती है, ठीक है, वाहित मल निकलता है, उद्योगों में, अस्पतालों में और भी जगहों पर। इसमें यहाँ पर आप देखो वर्षा जल भी सम्मिलित है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बारिश का पानी होता है हमारे छतों से जो आता है तरक कर बारिश का पानी, वो सब भी इसी में सम्मिलित है। ठीक है, उसको भी वाहित मल में ही माना जाता है। जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। ठीक है, जब तेज बारिश होती है तो गली में आपने देखा हो, सड़कों के किनारे एकदम नदियां जैसी, मतलब धाराएं जैसी बन जाती है। ठीक है, पानी जो इधर उधर बह रहा होता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। अब देखो, छतों पे, दीवारों से, घरों की दीवारों से, पेंट के साथ वो देखो गंदगियां, सारी चीजें, वो हानिकारक पदार्थ भी अपने साथ लाती है। ठीक है, वर्षा का जो पानी होता है। और वाहित मल, यहाँ पर आप देखो, द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। और जो वाहित मल होता है ना, एक लिक्विड के फॉर्म का। ठीक है, द्रव यानी कि लिक्विड। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में वो एक गंदगी होती है और इसमें अधिकांश क्या होता है, जल होता है। ठीक है, ज़्यादा तो उसमें जल होता है लेकिन गंदगी भी उसी में होती है, जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। ठीक है, जिसमें उसके अंदर घुले हुए होते हैं या फिर कुछ निलंबित यानी कि जो हमको आंखों से भी दिखते हैं, ऐसी गंदगी भी होती है। ठीक है, धूल, कंकड़, पत्थर। इसमें कई बीमारियों का फैलने वाले रोगाणु भी होते हैं। ठीक है, कई बीमारी आपको पता है रोगाणुओं से फैलती है, तो इसमें कई सारे रोगाणु भी होते हैं जो बीमारी को फैलाते हैं। फिर उसके बाद यह भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। भूमिगत जल यानी कि जो अंडरग्राउंड पानी होता है ना, जो कि कुओं में आता है या फिर जो हमारे ट्यूबवेल्स होते हैं उसमें आता है, ये उसको भी प्रदूषित करता है। कैसे करता है? अब देखो, धरती उस पानी को क्या करेगी, सोखेगी, फिर वो अंदर जाकर भूमिगत जल का स्तर ही तो बढ़ाएगा। ठीक है, वाहित मल, हौज, यहाँ पर आप देखो टाइफाइड, अच्छा यहाँ पर है हौजा, हौज बोल रहा हूँ मैं, हैजा। ठीक है, एक बीमारी होती है हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियों का वाहक बनती है। ठीक है, अब देखो प्रश्न 3 है आपके पास, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, आपको इसे समझाना है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो तेल होते हैं, वसा होते हैं, वो क्या करते हैं, पाइप में ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नली में इसलिए नहीं बहाना चाहिए क्योंकि ये पाइपों में, यहाँ पर आप देखो, कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर देती हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे करके वो पाइप के साइडों पर जमेगा जमेगा। ठीक है, वसा और ये जो तेल है, ठीक है, ये जब जमेगा तो ये क्या होगा, थोड़ा ठोस होने लगेगा, फिर ये पाइप को ब्लॉक कर देते हैं, पानी जाना उसमें मुश्किल हो जाता है। और देखो, खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। अब देखो,
जो आप देखो जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर जो सीमेंटेड नालियाँ होती है उसमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं होता वहाँ पर लीकेज की, लेकिन जो मिट्टी वाली नालियाँ होती हैं उनमें अगर हम वसा वसा बहाएंगे तो उसके नीचे आपने देखा होगा कि स्लिपरी सा कुछ बन जाता है, ठीक है, उसके नीचे काई जैसी जम जाती है। वो पानी के कारण भी जमती है, और जो वसा और ये सारे फैट होते हैं, ठीक है, तेल होता है, ये वहाँ पर जम जाते हैं, जिसके कारण फिर जो वो है, जो मिट्टी है वो पानी को सोख नहीं पाएगी, ठीक है, अच्छे से, उसकी जो गंदगी है वो ऊपर ही नहीं अटकेगी, वो सीधा पानी को वहीं पर रोक देगी। लेकिन जब वहाँ पर कुछ नहीं होगा, पानी जब अंदर सोखेगा तो गंदगी जो है वो ऊपर ही रह जाती है। अब देखो फिल्टर करने की जो प्रभाविता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार भी देते हैं। अब देखो जो पेंट होता है, विलायक होते हैं, मोटर का तेल होता है, ठीक है, इंजन ऑयल जो होता है, ये सभी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी में, ये उनको भी मार देते हैं, ठीक है, जो जल को शुद्धिकरण में सहायक देते हैं। अब वो जो सूक्ष्म जीव है ना, वो क्या करते हैं, जल को शुद्ध करते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो मर जाएंगे तो फिर जल को शुद्ध कौन करेगा, इसलिए उन्हें नाली में मत बहाइए और उन्हें कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, ठीक है, हमें उन्हें नाली में नहीं डालना चाहिए, तेल वसा ये सब जो होता है। अब देखो अपशिष्ट, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बता दूँ, जो आप जब चाय बनाते होंगे, जो चाय पत्ती होती है ना आपकी, उसको भी हमें जो हमारी सिंक होती है इन सब चीज़ों में नहीं बहाना चाहिए, वो भी ब्लॉकेज का कारण बनती है, ठीक है, बीच में। अब देखो प्रश्न 4 है, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का आपको वर्णन करना है, ठीक है, यानी कि जो गंदा जल है उससे स्वच्छ जल जब हम बनाते हैं तो उसमें जितनी भी प्रोसेस होती है उसका आपको वर्णन करना है। तो देखो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके पास। देखो, अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित हैं जो जल को दूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। भौतिक यानी कि फिजिकल, फिजिकल जो हमें दिखते हैं, ठीक है, कूड़ा करकट जो होता है, गंदगी। रासायनिक यानी कि जो केमिकल्स होते हैं, और जैविक प्रक्रम जैसे कि कीटाणु होते हैं जो उसमें, ठीक है, जीवाणु कीटाणु जितने भी होते हैं उनको हटाने के प्रक्रम। और इनको हम 3 तरीकों से ही हटाते हैं, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया, और जैविक यानी कि बायोलॉजिकल प्रक्रिया, ठीक है। अब देखो सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने, यहाँ पर आप देखो शलाका छन्ने से गुजारा जाता है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड्स में लिख रखा है, आपको इमेजेस भी देखने होंगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक बार जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे रखी है उस वीडियो में आप जाओ और वही वाला पोर्शन जो है ना आपके पास बुक में, उसको आप पढ़ लो एक बार अच्छे से, ठीक है, वहां से समझ लो, आपको समझ में आ जाए किस तरह से जल को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स में लिखा हुआ है तो ये तो आप सीधा ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो और थोड़ा वहाँ से रिलेट करके आप पढ़ना, इसे आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो अपशिष्ट जो गंदा जल है उसको एक कुछ खड़ी लगी हुई छड़ें होती है, ठीक है, उनमें बने जो सलाख होते हैं यानी कि छन्ने जैसे होते हैं, बार स्क्रीन से उस पर गुजारा जाता है, और इससे अपशिष्ट जल में जो उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, जितने भी जो मतलब बड़े बड़ा कूड़ा करकट होता है वो उसमें अटक जाता है, फंस जाता है, क्योंकि पानी तो देखो कहीं से भी निकल जाता है, ठीक है, पतले छोटे से छोटे छेद से, लेकिन जो कूड़ा करकट है वो अटक जाएगा, बड़ा डब्बे, ढक्कन, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें, और ये वहीं पर अटक जाते हैं, जिससे कि इन्हें साइड कर लिया जाता है। फिर अब जो हमारा पानी बचा हुआ है, ठीक है, जो पानी हमारा वहाँ से आया, अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रीट और बालू अलग करने की टंकी में लाया जाता है, जहां इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिसमें उसमें उपस्थित दालू, ग्रीट, कंकड़, पत्थर उसकी पेंद में बैठ जाते हैं। अब देखो हमने जो बड़ा बड़ा कूड़ा करकट था वो हटा लिया, अब उसमें जो धूल धक्कड़ कूड़ा कर मतलब छोटे बालू यानी कि मिट्टी, रेत, ये सारे जो कण हैं इनको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, एक एक अलग कंटेनर होता है उसमें उन्हें आराम से भेजा जाता है जल को, ठीक है, जो अपशिष्ट जल होता है। फिर जब उसको वहाँ पर थोड़ी देर रखा जाता है, जो कूड़ा करकट है जैसे बालू, मिट्टी, ये सारी चीज़ें वो क्या होती हैं, वो तली में बैठ जाती हैं, ठीक है, उसकी तली में बैठ जाती है बॉटम में जाकर, और ऊपर पानी थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। फिर उस पानी को हल्के करके हल्के से हटा लिया जाता है। फिर देखो फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में लाया जाता है जिसका पेंद मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है, ठीक है, और जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है। देखो ढलान वाला उसका शेप होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, मल जैसे ठोस और उसकी तली में मध्य भाग में बैठ जाते हैं और इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है, और यह आपंक कहलाता है, ठीक है, स्लज होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल खाद के रूप में भी किया जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखना, जो हमने हमने ऊपर पढ़ा था। और अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए एक अपथित यानी कि स्कीमर जैसा होता है ऊपर से, ठीक है, उसकी लेयर को हटा देता है, क्योंकि जब आप देखो जो रुका हुआ पानी होता है उसको कई घंटे तक वहाँ पर रखो तो उसके ऊपर जो तेल, ये सारी चीज़ें होती है, वसा, क्योंकि ये हल्के होते हैं, ठीक है, ये ऊपर आ जाते हैं तो तैरने लगते हैं, तो एक फट्टे जैसी कोई आप समझो उससे वो साइड कर लेते हैं उसे, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है, इस प्रकार साफ किया गया जल जल निर्मलीकृत जल कहलाता है, ठीक है।
आप देखो निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, ठीक है, पंप के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, वायु को गुजारा जाता है, जिसमें उसमें वायुवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है और ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अवशिष्ट पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट और साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि वो जीवाणु जो होते हैं वो इन सब चीज़ों को, जो अभी भी उसमें गंदगी बची है, इसको खा लेते हैं, ठीक है, और बस पानी साफ हो जाता है हमारा। अब देखो अगला प्रश्न है आपके पास, आपंक क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, मेरे को नहीं लगता इसको मुझे दोबारा बताने की जरूरत है, वहीं से आप इसको टीप कर नीचे लिख लो, ठीक है, आसान है, वही सब कुछ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखो टंकी में जल के शोधन के दौरान जल को इस टंकी में, एक टंकी, यहाँ पर आप देखो इस टंकी की जगह एक टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे क्या होता है, मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं, तली का जो बीच वाला पोर्शन होता है उसमें बैठ जाते हैं और इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। और यह अपंक क्या कहलाता है, ये इसी को अपंक कहते हैं, ठीक है, अपंग नहीं, यहाँ पर सॉरी आपंक कहते हैं। और आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है, ठीक है, जो अवायवीय जीवाणु होते हैं उनके द्वारा इसको अपघटित करते हैं और इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली जो बायोगैस है उसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो देखो आपंक जो होता है वो भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। अब देखो प्रश्न 6 है, अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझाइए, ठीक है। जो अनुपचारित मानव मल होता है वो एक स्वास्थ्य का संकट होता है, यानी कि जो मानव मल होता है, ठीक है, जो शौच होता है उसमें जो गंदगी होती है, अगर हम उसका उपचार अच्छे से ना करें, उसको डिकम्पोज ना करें, तो वो क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए संकट बन जाता है, ठीक है। तो देखो अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है जिसे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है, ठीक है। अब अगर उसे जल में, वो अगर ऐसी जल में छोड़ देंगे तो जल का प्रदूषण करेगा, ठीक है, अगर उसे मिट्टी में छोड़ देंगे तो मिट्टी का प्रदूषण करेगा, ठीक है। सतह पर उपलब्ध जल और यहाँ पर आप देखो भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं, ठीक है। जो सतह पर जो जल होता है या फिर जो भौम जल होता है ये मानव मल से प्रदूषित होते हैं और भौम जल कुओं, ट्यूबवेल, नलकूप, झरना और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत होता है। तो आपको पता है ना, जो भौम जल होता है उसी का पानी तो कुओं में आता है, ट्यूबवेल में आता है, जो झरने होते हैं नदियों में, ठीक है। और इसके कारण इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो और यहाँ पर आप देखो मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस और पेचिस आप देखो जैसे रोग पैदा हो जाते हैं, ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना। अब देखो प्रश्न 7 है यहाँ पर, जल को रोगाणु नाशित यानी कि रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो रसायनों के आपको नाम बताने हैं, जो कि हैं आपके क्लोरीन और ओजोन, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, ये आपके 1 वर्ड में आ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छे से याद रखना। प्रश्न 8 है, देखो अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका, यहाँ पर शलाका, ठीक है, छन्नों के कार्यों को समझाइए, ठीक है। जो अपशिष्ट जल उत्पादक था उसमें शलाका छन्ने थे, वो हमने पढ़े थे, काय के काम आते हैं, जो बड़ा बड़ा कूड़ा करकट होता है, डब्बे, ढक्कन, प्लास्टिक की बोतलें और पन्नियाँ, ये सारी चीज़ों को वो हटा लेता है, ठीक है। तो देखो अपशिष्ट जल में बड़े आकार के कई संदूषक जैसे कि कपड़े के टुकड़े, डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ, नैपकिन, डंडियाँ, ठीक है, और ये विद्यमान विद्यमान यानी कि मौजूद होते हैं, आप लिख सकते हो। और इस अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी, यहाँ पर आप देखो ऊर्ध्वाधर यानी ऐसी खड़ी रहती हो, ठीक है, छड़ें, और उसमें से गुजार जाता है तो वही सब करकट यहीं पर अटक जाता है, ठीक है, छलका छन्नों से गुजार कर पृथक कर दिया जाता है और जिससे बड़े आकार के संदूषक अपशिष्ट जल से अलग हो जाते हैं। अब देखो प्रश्न 9 है हमारे पास, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को आपको समझाना है, ठीक है। एक तरफ है स्वच्छता और एक है रोग के बीच में संबंध, ठीक है, एक तरफ स्वच्छता एक तरफ रोग, इसके बीच में आपको संबंध बताना है। तो देखो स्वच्छता और रोग का आपस में गहरा संबंध होता है, ठीक है। जहां पर क्या होगी, स्वच्छता होगी वहां पर रोग नहीं होंगे, जहां पर स्वच्छता नहीं होगी वहां पर रोग होंगे, नॉर्मल सी बात है, रोग यानी कि बीमारियां एक तरह से आप मानो। गंदगी एवं दूषित पेयजल विभिन्न बीमारियों का कारण बनते हैं, ठीक है। अब जहाँ पर गंदगी होगी, जहाँ पर जो पानी होता है वो दूषित होगा, गंदा होगा पीने वाला पानी, तो वहाँ पर डेफिनेटली बात है कि वहाँ पर बीमारियाँ होंगी। इससे क्या होता है, एक नहीं घर के सभी लोग बीमार होंगे, ठीक है। अब देखो जो पानी एक पिएगा वो सभी तो पी रहे होंगे ना, सारे पूरे घर के मेंबर, एक से दूसरे में बीमारियां फैलने का संकट होगा। अब देखो यदि स्वच्छता होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी, अगर साफ सफाई से रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, इसलिए हमें स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि भारत सरकार ने चलाया भी है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, तो उसमें सब अपना योगदान दो। अब देखो प्रश्न 10 है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाना है आपको, ठीक है। अब देखो स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक कैसे कार्य करेगा, ठीक है, और आप क्या करोगे एक सक्रिय नागरिक होने के मतलब होने से। तो देखो
नगर पालिका या ग्राम पंचायत को गंदगी कूड़ा करकट की सूचना आप देंगे, ठीक है। कहीं पर अगर गंदगी है, कूड़ा करकट है, तो नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत को आप बताओगे कि यहाँ पर यार इन चीज़ों को सही करो, ठीक है। कोई भी गंदगी रास्ते में ना गिराए, इसलिए कूड़ेदानी की व्यवस्था आप करोगे नहीं, करवाओगे, ठीक है। किससे? नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इन सब से। और अपने घर के बाहर भी आप अपना पर्सनल कूड़ेदान रख सकते हो, ठीक है। साफ जगह और लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना, ठीक है। लोगों को बताओ कि यार जो स्वास्थ्य है वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में आप लोगों को समझाओगे। सफाई करने में लोगों की आप सहायता भी करोगे। फिर देखो प्रश्न 11 यहाँ पर देखो, प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से आपको भरना है, ठीक है। तो नॉर्मल है वर्ग पहेली, मैं आपको बता देता हूँ। संकेत तो आपको ये बुक के अंदर दे ही रखे हैं, ठीक है। दूसरे में क्या किस तरह का क्या भरेंगे, और यहाँ पर आप देखो उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले में आपका आएगा ओजोन, ठीक है। इंग्लिश में आपको भरना है, ठीक है। इतना ये भी याद रखना कि ये आपको इंग्लिश में भरने। देखो यहाँ पर जहाँ पर है पहला आपका कहाँ पर है, अच्छा पहले में आपने भरना है ओजोन, तो पहला, अच्छा यहाँ पर आपको हिंदी में ही भरना है, सॉरी, ओ जो और न इसमें आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप भर सकते हो इसमें। दूसरे में आपका देखो बायोगैस, जीवाणु, वातन, अपशिष्ट जल, उपचार संयंत्र, सीवर, वाहित मल और मल। तो इसको अच्छे से याद रखना। और अगर आपको इन्हें पढ़ना भी है ना, तो आपको संकेत दे रखे हैं। देखो पहले में जल उपचार में रोगाणु नाशक के लिए प्रयुक्त होने वाला एक रसायन है, ठीक है। क्या होता है? देखो रसायन के रूप में हम ओजोन यूज करते हैं। क्लोरीन भी आ सकता था, लेकिन क्लोरीन फिर यहाँ पर सेट नहीं बैठता, ठीक है। ओजोन और क्लोरीन था, आपको पता है। दूसरे में क्या है? वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद क्या होता है? आपने अभी पढ़ा था बायोगैस, ठीक है। जो हमें कहाँ से मिलता था? जो आपंक था उसको जब हम डिकम्पोज करते थे आपंक को, तो हमें बायोगैस मिलती थी। थर्ड देखो, वह सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करते हैं, वो सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो देखो इसका उत्तर होगा आपका जीवाणु। फिर देखो अगला है आपका, इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। कौन सा प्रक्रम होता है? वातन प्रक्रम होता है जो आपका, ठीक है। वायु जब उसमें गुजारी जाती है। पांचवा है दूषित जल। दूषित जल को क्या कहते हैं हम यहाँ पर? अपशिष्ट जल, जो हमने पढ़ा था। फिर देखो छठा है आपका, वाहित मल ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था। जो वाहित मल लेके जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपचार संयंत्र। अच्छा सॉरी, यहाँ पर सिक्स वाला था ना, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद है आपका, अच्छा यहाँ पर ये आपको फिर सिक्स दे दिया, ये आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है। वाहित मल को ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था। अब देखो वह स्थान जहाँ वाहित मल से प्रदूषक पृथक किए जाते हैं, तो इसका आपका होगा देखो उपचार संयंत्र। तो इसमें फिफ्थ और सिक्स में आपको उल्टा दे रखा है, ठीक है। जो सेवन दिया है ये आपका यहाँ पर आएगा, और ये आपका क्या है? ये सेवंथ है। तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, वह स्थान, ठीक है, वो जगह है जहाँ पर वाहित मल से दूषक पृथक किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपचार संयंत्र तो कहलाता है वो, ठीक है। और सीवर किसे कहते हैं? सीवर जो गंदगी ले जाता है, ठीक है। जो पाइप नालियाँ जो होती हैं जो गंदगी को ले जाती हैं, उसे सीवर सिस्टम कहते हैं हम। तो ये याद रखना है। थोड़ा उल्टा नीचे दे दिए हैं। ये वाला यहाँ पर सिक्स, ये वाला सेवंथ है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। आठवां है आपका, उपयोग के बाद नालियों में बहता जल क्या कहलाता है? वाहित मल कहलाता है। और नौवां है आपका, अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं, क्या होता है? मल, ठीक है। प्रश्न 12 है देखो, ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, ठीक है। कुछ आपको दिए हैं, तो इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है आपको ये बताना है। तो देखो पहला है, यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। नहीं, ये तो गलत है, ठीक है। सजीव जीव जो होते, अच्छा ओजोन, ठीक है, सजीव जीवों के लिए श्वसन के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हम ऑक्सीजन से करते हैं ना श्वसन। अगला देखो, तो इसका उत्तर हमारे पास क्या यहाँ पर दिया है? ख और गौ, ठीक है। यानी कि सेकंड वाला है, और इसमें ख और गौ हमारे सही है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ओजोन और क्लोरीन था, तो यहाँ पर ओजोन का दे रखा है। यह पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। देखो यहाँ पर ये सही है, ठीक है। अभी आपके पास आया नहीं है, या फिर आपने पढ़ लिया होगा, आई थिंक, मेरे को भी ध्यान नहीं है। किसी अगर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, तो जो रेज आती है ना, सूरज की जो किरणें आती है पैरामैग्नी, उनको ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बस क्लास सेवन्थ यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। बाकी यार तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।